ऐसा काम किया है वहां पर जो कभी भी नहीं हुआ था। गुलशन रोहिला जी संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगा, हम उसको वोट देंगे। नमस्कार जी, मैं खड़ा भाई राजा लातात्मा हूँ जींद में। गुलशन रोहिला यहाँ से नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, तो लोगों से जानने वाले हैं किस प्रकार के आदमी हैं, और जो पुराने मंडल अध्यक्ष हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे आप लोगों का कि किस प्रकार उन्होंने जनता की सेवा की है। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हो, महामंत्री और पूर्व मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इन लोगों से जानने वाले हैं आखिर मंडल अध्यक्ष की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और किस प्रकार इन्होंने सेवाएं दी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, फोकस हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम नाम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अनिल सैनी है जी। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जींद शहरी मंडल से। आपने पार्टी कब ज्वाइन की थी? 1999 में जी। और मंडल अध्यक्ष कब बने थे? मैं अभी 1 साल लोकसभा चुनाव से पहले ही बनाया था। तो मंडल अध्यक्ष रहते हुए आपने क्या क्या सेवाएं दी? पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी नीतियां थी जो सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से आई, और उनको जन जन तक पहुंचाने का ही हमारा संगठन का कार्य होता है। और संगठन को एकजुट इकट्ठे जोड़ना और आगे बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना ही एक मंडल अध्यक्ष का दायित्व होता है। आप संघ से भी जुड़े हुए हो? हाँ जी। तो संघ में रहते हुए किस प्रकार दायित्व निभाया? संघ में मुख्य शिक्षक 6 महीने तक रहा गांव में। फिर जब मेरा गांव जामनी है, जिला जींद स्पीतों के पास, तो वहाँ जब स्टूडेंट थे 5वीं छठी क्लास में पढ़ते थे, उसी टाइम से संघ ज्वाइन कर लिया था। शाखा गांव में लगती थी, शाखा में जाते थे। फिर हमारे मुख्य शिक्षक श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने कुछ दूध का काम शुरू कर लिया था, तो शाम को उनको टाइम नहीं था, शाम की शाखा लगती थी। तो फिर उसके बाद कुछ महीने मैंने शाखा लगाई थी। मंडल अध्यक्ष की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? मंडल अध्यक्ष की संगठन को मजबूत करना, सब पूरे अपने मंडल में जो मतलब संगठन का विस्तार करना। एक मंडल अध्यक्ष भाजपा में एक मेन मतलब पद होता है, मेन दायित्व होता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बेस पार्टी ही है, तो मतलब अपने मंडल में कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना, बूथ समितियां बनाना, बूथ अध्यक्षों की तैयारी करना। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये चुनाव के टाइम, ये पूरे 5 साल चलता रहता है संगठन का जो कार्य है, चुनाव से अलग भी। और बाकी जो मेन जन कल्याणकारी नीतियां हैं सेंटर गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, वो लोगों तक उनका मतलब लाभार्थी तक उसका लाभ को पहुंचवाने का काम भी मंडल अध्यक्ष का ही। भाजपा ने जो छोटे छोटे पद बनाए, जैसे मंडल अध्यक्ष हो गया, पन्ना प्रमुख हो गया, महामंत्री हो गया, तो इस प्रकार के जो ये पद दिए हैं इनका क्या प्रभाव होता है? जैसे सबसे स्टार्टिंग का पद या किस्म का, वैसे भाजपा में छोटा बड़ा कोई पद नहीं होता, सिर्फ दायित्व दिए जाते हैं। जिसके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा जिम्मेवारी निभा सकता है, उसको बड़ा दायित्व देते हैं। तो एक पन्ना प्रमुख का काम होता है, उस पन्ने पे जितने भी वोट है, यानी कि लगभग एक 30-32 के करीब वोट होती है, 5-6 घरों की लगा लो, 4-5 की एक एवरेज आती है। तो सिर्फ पन्ना प्रमुख को उन्हीं से संबंधित काम करना है। और पन्ना प्रमुख हर कार्यकर्ता होता है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, वो भी एक पन्ने के प्रमुख होंगे। और फिर उसके बाद आता है बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष के उसमें लगभग 1000 वोटें आती है, लगभग आती है। तो उसको बूथ अध्यक्ष की उन घरों तक जिनमें वो वोटें हैं, उन घरों तक प्रचार प्रसार करना या हर नीति को पहुंचाना जरूरतमंद की। कि भाई कई बार ऐसा होता है कि अपने बूथ पे कोई ऐसा आदमी है खुद जाके काम नहीं करवा सकता, उसके काम करवा लेना, वो सारी बूथ अध्यक्ष का ही दायित्व होता है। तो अभी जो नए मंडल अध्यक्ष बने हैं गुलशन रोहिला जी, उनसे आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्योंकि आप काफी अनुभवी व्यक्ति हो, मतलब पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हो, तो किस प्रकार के आदमी हो, क्या उम्मीदें हैं उनसे? अपने गुलशन रोहिला जी है जो पिछले 17 साल से पार्टी में हमारे साथ जुड़े, प्राथमिक मेंबर जब बने थे, उसके बाद मंडल के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। दिनेश व्यास जी जब मंडल अध्यक्ष थे, तो अभी 1 साल मेरे साथ काम किया, खूब उनका एक्सपीरियंस हो गया। तो साथ में हम हैं, एक्सपीरियंस जिसके साथ पुराना है, हम सब मिलजुल के काम करेंगे। और इस नए उम्र में मेरे से तो छोटे हैं, नवयुवक है अपने, तो ज्यादा मेहनत करेंगे। तो बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आप लोग। बहुत उम्मीदें है जी, और साथ में मिलकर सारी उम्मीदों पर उसको खरा उतारेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। महामंत्री जी, अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को।
मैं अमित भारतीय, शहरी मंडल महामंत्री जी। ये जो महामंत्री का पद बनाया गया है, ये क्यों बनाया भाजपा ने? ये क्या है, कोई भी चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो, प्रदेश लेवल पे हो, या फिर जिला लेवल पे हो, या फिर मंडल लेवल पे हो, एक टीम यूनिट काम करती है। एक अध्यक्ष होता है, 2 महामंत्री होते हैं, 6 उपाध्यक्ष होते हैं और 6 सचिव होते हैं। एक कोषाध्यक्ष होता है, एक IT का प्रमुख होता है, एक मीडिया प्रभारी होता है। इस हिसाब से 20 आदमियों की यूनिट काम करती है, और यह राष्ट्रीय लेवल पर भी है और मंडल लेवल पर। महामंत्री जी, हमने देखा था जिस प्रकार सभी मीडिया जो इलेक्शन के टाइम पे दिखा रही थी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ हरियाणा के अंदर भाजपा आई हुई है? सभी सर्वे और यहाँ तक की जो वोटिंग हुई थी, जो बैलेट पेपर का रिजल्ट आया था, उसमें कर्मचारियों के जितने भी फैसले थे उसमें सभी कांग्रेस जिता रहे थे, लेकिन जनता का जो फैसला है कुछ अलग ही देखने को मिला। तो ऐसा क्या हुआ? इसके मेन कारण एक ये है, 3 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी बदले गए थे, जो नायब सैनी जी बने थे। उनका स्वभाव जो देखा जनता ने, उसमें बहुत बदलाव हुआ। सबके दिलों को जीतने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए। दूसरी बात, मैं बात करता हूँ DSC समाज की। आज तक आजादी से लेकर आज तक DSC समाज की कोई गिनती नहीं हुई, लेकिन DSC समाज ने 22 सितंबर 2024 को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई थी। और उस आंदोलन के, उस समारोह के हम आयोजक थे, और हमने भरी स्टेज पर यह कहा था, भाई जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगा हम उसको वोट देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरे मंचों से भी ये कहा था, भाई जैसे ही हमारी सरकार आती है हम इसको लागू करेंगे। और वो मुख्यमंत्री जी ने किया भी। पहली कैबिनेट में पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आरक्षण में वर्गीकरण जो फैसला था, उसको लागू किया। और पूरी मीडिया, पूरे राष्ट्र लेवल पर उस आंदोलन की चर्चा थी। यही बात आप कह रहे थे ना, भाई सभी सर्वे दिखा रहे थे कांग्रेस आने वाली है, ये आने वाली है। DSC की टोटल जनसंख्या 33,64,000 है। किसी को पता ही नहीं था भाई ये वोट कहाँ जाएगा। इस वजह से कांग्रेस की कड़की निकली। कांग्रेस को यही नहीं पता चला हमारे साथ क्या हुआ। DSC का जो समाज बनाया है, इन्होंने अलग कैटेगरी बनाई है, तो इस समाज को क्या फायदा पहुंचा इस कैटेगरी बनाने से? मैं आपको बताता हूँ, बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 16 में, अनुच्छेद 4 में, भाई राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दिया। तो जैसे ही फैसला दिया तो, और यह है लड़ाई हमारी, यह पहले लागू भी था हरियाणा में 1994 में, भजनलाल जी ने लागू किया था, तो वो लागू रहा। फिर आई सरकार बंसीलाल की, फिर आई चौटाला साहब की, उन्होंने कुछ नहीं किया, एज इट इज रखा। लेकिन जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सरकार आती है, हुड्डा ने हमारे समाज के गर्दन पर पैर रखकर इस आरक्षण को तोड़ दिया। उसके बाद हमने बहुत लंबे आंदोलन किए। 2006 में जींद में हुआ, 2008 में रोहतक में हुआ, फिर हमारा रेगुलर चलता रहा। जींद में भी धरना हमारा कम से कम 2-3 साल तक चलता रहा। तो जब 2020 में मनोहर लाल जी ने शिक्षा में वर्गीकरण किया, शिक्षा में वर्गीकरण करने का मतलब क्या, 20% आरक्षण है। 10 में तो DSC समाज आएगा और 10 में हमारे बड़े भाई जो चमार समाज से वो आएंगे। इस वजह से मैं आपको बता दूं, 2020 और अब तक DSC समाज के 475 बच्चों का मेडिकल में MBBS में एडमिशन हुआ है इस वर्गीकरण के कारण। क्योंकि हमारे सरदेव पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, भाई अंत्योदय के तहत काम करना है। तो बाबा साहब ने भी यही कहा था, आरक्षण को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। अभी यहाँ से जो नए मंडल अध्यक्ष बने हैं गुलशन रोहिला जी, उससे आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? आप महामंत्री हो, एक जिम्मेदार पद पे हो, तो किस तरह का भविष्य उनका देख रहे हैं? ये गुलशन रोहिला जी संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, और संगठन ने जो दायित्व दिया है उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर शहरी मंडल जींद उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और पार्टी की और संगठन की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके नेतृत्व में हमारी रही। तो हमारे साथ गुलशन रोहिला जी जुड़ चुके हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले गुलशन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और मेरे शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का, जिसने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। गुलशन रोहिला जी, आपका राजनीति में आने का मुख्य रूप से क्या कारण है? राजनीति में कहें या संगठन में कहें, मैं एक संगठन का कार्य करता हूं और संगठन के लिए काम करने वाला हूं।
पहले भी किया है, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो पहले किन किन पदों पर रहे हो इससे पहले? मैंने पन्ना प्रमुख से शुरुआत की थी, बूथ अध्यक्ष रहा मैं उपाध्यक्ष रहा 2 योजनाओं में। उस समय हमारे मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश व्यास जी थे और उनसे भी हमने खूब जानकारियाँ ली हैं, इन चीज़ों के बारे में सीखा है। हमारे सीनियर नेता हैं वो, आजकल वो प्रदेश में हैं और आगे हम उन्हीं के अनुसार जो उनके दिशा भाजपा के लिए चुनाव के दौरान किस किस प्रकार की जिम्मेदारी आपको मिली थी और किस प्रकार निर्वहन किया आपने उन्हें? भाजपा में जिम्मेवारियां हमारे को संगठन के रूप में जो मिली थी कि जो बिल्कुल माइक्रो लेवल से काम करना है, नीचे से कि पन्ना प्रमुख का अर्थ होता है कि भाई एक पन्ने के ऊपर जो वोटर होते हैं उन तक पहुंच बनाना, घर घर जाकर उनको अपने जो पार्टी है उसकी नीतियों के बारे में अवगत करवाना कि पार्टी ने इतनी बढ़िया नीतियां बनाई हैं, ये जन कल्याण की नीतियां हैं, इनको लागू करवाना, लोगों को ये समझाना कि भाई आप इस चीज का इस तरीके से फायदा ले सकते हैं। ये काम होते हैं सर। गुलशन जी, एक मंडल अध्यक्ष की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारियां यही होती है सर, मंडल का जो हमारा एरिया बटा हुआ है उसमें बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख जो भी हैं उनको साथ में लेकर के पूरी टीम निकलती है और पूरे एरिया में जाकर सभी तक अपनी पार्टी के बारे में और अपने संगठन के बारे में जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग है, उन पर सबको बताना कि भाई हम इस प्रकार से ये नीतियां लेकर आए हैं पब्लिक के बीच में और इनका कितना फायदा पब्लिक को मिलेगा ये पब्लिक ही देखेगी। फिर चुनाव के दौरान आप ये जिम्मेदारी किस प्रकार निभाओगे? चुनाव में सर ये है, क्या होता है, पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, लोग जैसे दूसरी पार्टियां हैं वो जो झूठ बोलती हैं उनको लोगों के सामने लाना, हमारी पार्टी की जो अच्छी नीतियां हैं उसके बारे में प्रचार करना और सही तरीके से उनको लागू करना, यही काम हम करते हैं और जिससे हमें हर बार जीत मिलती है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और संघ के जो प्रमुख हैं वो समय समय यात्राएं निकालते हैं, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे अब महाकुंभ की बात करें, इस प्रकार की जो यात्राएं ये चलाते रहते हैं, तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है जनता पर? इनका प्रभाव सर ये पड़ता है कि जैसे हम जहाँ रहते हैं यहाँ के लोगों के मन में क्या विचार हैं, वो किस तरीके का प्रशासन चाहते हैं, किस तरीके का शासन चाहते हैं, उसमें हमारे लोगों की जो मानसिकता है उनके अनुसार वो काम करते हैं। जो लोग हमारे चाहते हैं कि हम धर्म कर्म से जुड़े रहें, ठीक है। सनातन को कैसे बढ़ावा देते हैं ये लोग? सनातन को बढ़ावा तो ये है सर, अब जैसे महाकुंभ चल रहा है, इतने बढ़िया प्रकार से आयोजन हो रहा है उनका, योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब ऐसा काम किया है वहां पर जो कभी भी नहीं हुआ था। जब से उनकी सरकार आई है कुंभ का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से होता है। अयोध्या का राम मंदिर बना है उसको भी बहुत भव्य बनाया है और लोगों को वहां जाने के लिए फ्री में सुविधाएं दी गई हैं और ठहरने की इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज्यादा। बात करें नौकरियों की, जो हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां दी हैं उससे आप सभी कार्यकर्ता कितने खुश हो? कार्यकर्ता ही नहीं, सारी पब्लिक खुश है उससे, क्योंकि पहले जो होता था खर्ची और पर्ची चलती थी, अब मेरिट बेस पे काम होते हैं, योग्य हैं उनको ही अब नौकरियां मिल रही हैं, योग्यता के अनुसार काम हो रहे हैं। तो गरीब से गरीब का बच्चा बिल्कुल अंतिम लाइन में खड़ा हुआ, जिसको पता ही नहीं था सरकारी नौकरी चीज क्या होती है, आज वो बच्चा भी पढ़ लिख कर मेरिट लाकर उस नौकरी के काबिल हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो नौकरियां दी जा रही है बच्चों को ग्रुप डी में दी जा रही हैं, जिन्हें ए क्लास अधिकारी या बी क्लास अधिकारी नहीं बनाया जा रहा है, तो इस पे आप कितना सहमत हो? ये तो अब आप लोगों के सामने ही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पहली कैबिनेट में पहला ही फैसला लिया था 25,000 नौकरियों का, उसमें किस तरह की नौकरियां लगी हैं ये आप लोगों को भी पता है, हमारे को भी पता है और जनता को भी पता है। अब विपक्षी कितना ही झूठ बोल ले, वो क्या डी ग्रुप की भी नौकरियां थी? वो सारे पटवारी लगे हैं, ग्राम सचिव लगे हैं, वो डी ग्रुप की नौकरियां थोड़ी ना थी। नौकरियां हर लेवल की निकल रही हैं और जो पात्र हैं उनको मिल भी रही हैं। आगे जो चुनाव होंगे उनमें किस प्रकार भागीदारी निभाओगे अपनी? संगठन जो जिम्मेवारी देगा उसको बखूबी निभाएंगे, तन मन धन से। जिस प्रकार भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं को तजुर्बा दे रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या अभी आप वर्तमान में सभी कार्यकर्ता खुश हो इस सरकार से और उनकी जो नीतियां हैं उनसे? देखिए क्या है, जो कोई लालच ना करके और समर्पित भाव से संगठन में काम करता है वो हमेशा खुश ही रहता है। दुखी वो लोग होते हैं जो किसी लालच में
संगठन से जुड़ जाते हैं। वो तो दुखी रहेंगे, पहले भी दुखी थे, बाद में भी दुखी हैं, लेकिन जो सच्चे समर्पण से लगता है ना संगठन के साथ, वो कभी दुखी नहीं होता। क्योंकि यहाँ लालच का कोई कारण वो नहीं है कि भाई आप लालच में आओ और यहाँ से कुछ पाओ और चले जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सच्चे मन से काम करो, अपने आप संगठन देखता है कि आपने कितनी लगन से, कितनी मेहनत से काम किया है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? बस मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, हमारी पार्टी, हमारा संगठन सिर्फ और सिर्फ अंतिम जो लाइन में व्यक्ति खड़े हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो दबे कुचले हैं, उनके लिए काम कर रही है और उनको आगे लाने का प्रयास है और इसी प्रयास में आगे भी चलते रहेंगे। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं और किन किन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों और शीर्ष नेताओं तक जाने वाले हैं? देखिए, समस्याएं छोटी मोटी होंगी कुछ, मैं ये नहीं कह सकता कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसी अभी कोई समस्या नहीं है जिसकी वजह से शहर में कोई आंदोलन हो रहा हो, कोई लोग परेशान हों। छोटी मोटी कुछ समस्याएं हैं, वो चलती रहती है और उनका निराकरण भी होता रहता है। तो इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।